क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कॉमर्स है स्टेटमेंट पार्ट नंबर 2 पर हम आते हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य आकार के लाभ हानि के विवरण का महत्व या सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉमर्स है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो फर्स्ट दिया गया इसमें फर्म की लाभार्जन क्षमता का विश्लेषण किया जाता है। इट मेक्स एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म की हमारी कंपनी की प्रॉफिट कमाने की क्षमता, लाभ अर्जित करना, अर्जित मतलब कमाने की क्षमता कितनी है। तो जितना प्रॉफिट होगा उतनी हमारी कमाने की क्षमता है। सेकंड है इस फर्म की कार्यकुशलता का विश्लेषण किया जाता है। इट्स मेक एनालिसिस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, कितनी कुशलता के साथ हम काम कर रहे हैं। कुशलता के साथ काम करेंगे तो लाभ ज़्यादा और कुशलता से नहीं करेंगे तो लाभ कम। थर्ड पॉइंट है विभिन्न प्रकार के व्ययों का उचित विश्लेषण करना, टू एनालाइज वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। व्यय का मतलब होता है खर्चे, उनका विश्लेषण करना मतलब अध्ययन करना कि अलग अलग खर्चे हमारे कितने कितने हो रहे हैं, कहीं कोई खर्चा ज़्यादा तो नहीं हो रहा, क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इससे अलग अलग फर्मों की लागतों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टडी कॉस्ट और द एक्सपेंसेस ऑफ द वेरियस फर्म। अलग अलग फर्म्स जो अपना काम कर रही हैं तो उनका खर्चा, लागतें होती हैं, खर्चा कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है, उसका हम देखते हैं कि उनका खर्चा ज़्यादा आ रहा है या हमारी फर्म का खर्चा ज़्यादा आ रहा है। पाँचवा पॉइंट है इससे अलग अलग फर्मों के लाभों का भी अध्ययन करने का मौका मिलता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टडी प्रॉफिट ऑफ द वेरियस फर्म्स, कौन सी फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। और सेम पॉइंट 6 पॉइंट है इसे अलग अलग फर्मों की कार्यकुशलता का अध्ययन करने का मौका मिलता है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, जो फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होगी उसकी वर्किंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। और सेवंथ पॉइंट है आजकल ज़्यादातर कंपनियां जो होती हैं वो सामान्य आकार के लाभ के विवरण को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगी। नाउ डेज द मैक्सिमम फर्म्स आर गिविंग मोर वेटेज टू द कॉमर्स स्टेटमेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉमर्स स्टेटमेंट का और उसको समझते हैं। एक और चीज़ है, इसके तत्व पूछे जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही हम कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में पार्टिकल्स होते हैं, सेकंड में वर्किंग नोट, थर्ड कॉलम में पहले साल की फिगर, फोर्थ कॉलम में दूसरे साल की फिगर, फिर नेक्स्ट कॉलम में पहले साल की परसेंटेज और दूसरे कॉलम में दूसरे साल की परसेंटेज। ये आप तत्व या फिर कॉन्टेंट्स में 5 पॉइंट बना के लिखेंगे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं अब इसका। प्रिपेयर कॉमर्स स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लास्ट चैप्टर जो हमारा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट उसमें डिस्कस कर चुके हैं। सेम ट्रेंड इसी का है। कॉलम्स हम लोगों ने बना लिए हैं, देखते हैं। पहला हमारा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हम लोग जानते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाता है। फिगर हमने बता दी 20 लाख एंड 30 लाख। उसके बाद में देखते हैं क्या अदर इनकम कोई होती है तो उसमें जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमारे को थर्ड आइटम दी गई अदर इनकम है 2 लाख एंड 4 लाख, हमने इसको जोड़ दिया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग टोटल करते हैं इनकम का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल इनकम हमारी आ जाती है। पहले कॉलम का टोटल आ गया 22 लाख, दूसरे कॉलम का टोटल आ गया 34 लाख। उसके बाद में इसमें से एक्सपेंसेस घटाए जाते हैं। तो देखें क्वेश्चन में सेकंड आइटम दी गई एक्सपेंसेस की जो है 17 लाख एंड 25 लाख 8,000 हमने लिख दिया, क्योंकि घटाना है तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया इसको। अब इसको जब हम घटाते हैं टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम में से हमने खर्चे घटा दिए, तब हमारा आ गया प्रॉफिट। क्योंकि अभी हमने टैक्स पे करना है तो इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल रेवेन्यू जो हमारा आइटम नंबर 3 है उसमें से एक्सपेंसेस घटा दिए। तो घटाने के मतलब फर्स्ट कॉलम देखें हम तो 22 लाख में से 17 लाख माइनस किया तो 5 लाख आ गया। सेकंड कॉलम देखें 34 लाख में से 25 लाख 8,000 माइनस किया तो 8,92,000 आ गया। अब हम इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। देखें क्वेश्चन में टैक्स के बारे में क्या बोला गया। फर्स्ट कॉलम में टैक्स बोला गया 35%, दूसरे में बोला गया 40%। पर ये 35 और 40% किसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब हमारे पास पहले साल का प्रॉफिट कितना है 5 लाख, इसका हम 35% निकालेंगे, ये आ गया 1,75,000। सेकंड कॉलम में देखें आप इस साल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,92,000, उसका 40% निकाला तो ये आ गया 3,56,800, ठीक है। अब जब हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया तो आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आ गया 5 लाख माइनस 1,75,000 तो 3,25,000, 8,92,000 माइनस 3,56,800 तो ये आ गया 5,35,200, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल है, केवल हमने उसको अरेंज किया प्रॉपर हेडिंग्स में। अब हम परसेंटेज वाले कॉलम में चलते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ईयर की फिगर थी 2014 की, फिर 2015 की हमने लिखी। अब इन दोनों की वैसे ही परसेंटेज निकालेंगे, मतलब पहले 2014 की परसेंटेज होगी, फिर 2015 की परसेंटेज होगी, ठीक है। तब देखते हैं कैसे हमने निकाला है। साथ में मैंने मेंशन भी किया हुआ है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ पर बेस क्या लेना, क्योंकि जब हमने बैलेंस शीट की थी तो एसेट साइड में हर एक आइटम का बेस हम ले रहे थे टोटल ऑफ एसेट। लाइबिलिटी साइड की हर एक आइटम को जब चेक कर रहे थे तो टोटल ऑफ लाइबिलिटी हम बेस में ले रहे थे। यहाँ पर बेस या आधार किसको लेंगे,
सेल को, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, को हमने नीचे लिखना है। हर एक आइटम के नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। जैसे फर्स्ट कॉलम हम देखते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में पहली आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो क्योंकि इसको बेस ही लेना है तो 20 लाख ऊपर लिखेंगे, 20 लाख ही हम नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 100%। ठीक है, तो सीधा 100%। अब वैसे आप लोगों ने ध्यान रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 100% होता है, दोनों में, ईयर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट में भी ये आएगा। अब आते हैं अगली आइटम जो हमारी अदर इनकम। अदर इनकम कैसे करेंगे? अदर इनकम की वैल्यू निकालनी तो 2 लाख ऊपर लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था 20 लाख, उसको नीचे लिखो, मल्टीप्लाई बाई 100, काट के आगे 10, तो देखो हमने 10 लिख दिया आगे। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू पर आते हैं। टोटल रेवेन्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इस टोटल रेवेन्यू कितना, 22 लाख, 22 लाख को ऊपर लिखो, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना था 20 लाख, 20 लाख को नीचे लिखो, मल्टीप्लाई बाई 100 करो, काटो तो 110 आ गया, तो हमने 110 लिख दिया परसेंटेज वाले कॉलम में। अब एक्सपेंसेस पर आओ। एक्सपेंसेस पहले कॉलम में कितने 17 लाख, तो 17 लाख ऊपर लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नीचे लिखना है तो 20 लाख नीचे लिखो, मल्टीप्लाई बाई 100 करो तो 85% आ गया, तो देखो परसेंटेज वाले कॉलम में 85 लिख दिया। उसके बाद है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना है वैल्यू इसकी 5 लाख, 5 लाख ऊपर लिखो। ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 20 लाख, 20 लाख को नीचे लिखो, मल्टीप्लाई बाई 100 करो, काटो और 25% आ गया, तो देखो हमने परसेंटेज के कॉलम में 25 लिख दिया। टैक्स पर आते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में टैक्स कितना है 1,75,000, तो 1,75,000 ऊपर लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे लिखना है 20 लाख हमने नीचे लिखा, मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो कितना आ गया 8.75। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर आते हैं, 3,25,000 इसकी वैल्यू ऊपर लिखी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख था उसको नीचे लिखा, मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो आ गया 16.25। अब आते हैं 2015 की फिगर और उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो पहली फिगर हमारी मैंने क्या बताया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है उसकी 100% सीधी आ जाती है। ठीक है, वैसे भी अगर कैलकुलेट करना हो तो सीधा आप कर सकते हो 30 लाख के ऊपर 30 लाख के नीचे, क्योंकि हमने बेस भी ये लेना है और फिगर भी ये लेनी है। 30 लाख ऊपर 30 लाख नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100 तो 100%। अब आते हैं अदर इनकम। अदर इनकम 4 लाख की है तो 4 लाख ऊपर लिखा, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है इस साल का 30 लाख, 30 लाख नीचे लिखा, मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आ गया 13.33। अब आते हैं हम लोग टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा सेकंड ईयर का 34 लाख, 34 लाख ऊपर, और इस साल का रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है 30 लाख नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आ गया 113.33। लेस एक्सपेंसेस करें हम लोग, एक्सपेंसेस की वैल्यू कितनी 25 लाख 8,000 हमने ऊपर लिखा, 30 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको नीचे लिखा, मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो आ गया 83.60। नेक्स्ट पर आते हैं, हमारे पास है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना है हमारे पास 8,92,000, इसको ऊपर लिख दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख है उसको नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 100 करो तो ये आएगा 29.73। नेक्स्ट लेना है हमने टैक्स, और टैक्स की वैल्यू 3,56,800 ऊपर लिख दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस साल का 30 लाख नीचे लिखो, मल्टीप्लाई बाई 100 करो, काट के आएगा 11.89 हमने लिख दिया। और लास्ट में हमारे पास है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना है 5,35,200, इसको ऊपर लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस साल का कितना है 30 लाख नीचे लिखो, मल्टीप्लाई बाई 100 करो, आएगा 17.84। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में चलते हैं ट्रेंड एनालिसिस पर। ट्रेंड एनालिसिस क्या होती है, देखें डायग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है, एक डायग्राम हमारा है, और यहाँ पर यदि हम देखते हैं 2-3 लाइनें यहाँ पर बनी हुई हैं, एक लाइन ऊपर से नीचे की ओर आ रही है सी लाइन, तो इसका मतलब है यहाँ पर पहले साल जो सेल थी वो ज़्यादा थी, अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर सेल जो है घटते जा रही है, तो ये नीचे की तरफ को जा रहा है, सी लाइन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये घटने की प्रवृत्ति होगी। अब बात करते हैं बी लाइन की, पहले साल जितनी थी दूसरे साल भी उतना है, तीसरे साल भी उतना है, और हर साल उतना ही है, तो ये समान रहने की प्रवृत्ति है। और ए लाइन की यदि हम बात करें तो पहले साल 10,000 थी, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लगातार ये बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ने की प्रवृत्ति है, इसको प्रवृत्ति या ट्रेंड कहा जाता है। तो ट्रेंड के आधार पर जो अध्ययन हम करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रेंड एनालिसिस। अब इसके ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य पर आते हैं। पहला पॉइंट दिया कि व्यवसाय की कार्यशीलता को प्रकट करना, टू डिस्क्राइब द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैसे कार्य कर रहा है इसको हम प्रकट करना, मतलब इसको हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस से कि हम प्रॉफिट लॉस को हम डायग्राम में देखेंगे पता चल जाएगा। सेकंड पॉइंट, व्यवसाय की वास्तविक भावी कार्यक्षमता को प्रकट करना, टू प्रेजेंट द करंट एंड द
फ्यूचर एफिशिएंसी, अभी कितना उसका कार्य हो रहा है और भविष्य का अनुमान भी हम लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा 10,000 है, फिर 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हो गया, 50 हो गया, तो अगले साल कितना हो जाएगा 60। तो फ्यूचर का अनुमान जो है इसके द्वारा लगाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है इसमें लाभदायकता को प्रकट करना, टू डिस्क्राइब द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट को भी हम एक लाइन के रूप में प्रेजेंट करके चेक कर सकते हैं लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है व्यवसाय की वित्तीय सुदृढ़ता को प्रकट करना, टू डिस्क्राइब द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। वित्तीय सुदृढ़ता मतलब धन के मामले में हम मजबूत हैं, सुदृढ़ मतलब फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है, तभी होगा जब हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं, ट्रेंड से पता चल जाएगा। पाँचवा पॉइंट है निर्णय लेने में सहायता करना, टू हेल्प इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन। निर्णय लेना मतलब हम देख रहे हैं ट्रेंड हमारा बढ़ रहा है लगातार, 10, 20, 30, 40, 50 हो रहा है, तो अगले साल 60 हो जाएगा, तो हम निर्णय लेंगे कि भाई अगले साल हमने सेल कितनी करनी है, 60 लाख रुपीज़ की करनी है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो हमारा प्रवृत्ति विश्लेषण की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ द ट्रेंड एनालिसिस। उपयोगिता क्या है इसकी और इस पर आते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, ये विधि बहुत आसान है, गणनाएं करना और समझना बहुत आसान होता है। इट्स एन ईजी मेथड एंड द कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज क्वाइट ईजी। डायग्राम के रूप में आसानी से समझा जा सकता है। सेकंड पॉइंट दिया गया, यहाँ बड़ी और जटिल राशियों को प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल हम करेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी फिगर को हम परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। जैसे पीछे हमने चेंज किया पिछले क्वेश्चन में भी 10%, 20%, 100% ऐसे करके लाखों की संख्याओं को परसेंटेज में शो करना है। थर्ड पॉइंट है इसमें गलती की संभावना कम होती है क्योंकि परसेंटेज भी हम दिखाते हैं और साथ में निरपेक्ष मूल्य जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी हम दिखा देते हैं। दोनों अगर एक ही जैसी हैं, अगर वैल्यू बढ़ेगी तो परसेंटेज भी बढ़ेगी, वैल्यू घटेगी तो परसेंटेज भी घटेगी, इससे चांसेस जो होते हैं मिनिमाइज हो जाते हैं। बिकॉज द परसेंटेज एंड द एब्सोल्यूट फिगर्स आर शोन साइड बाय साइड, सो द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स आर मिनिमाइज्ड। फोर्थ पॉइंट है विधि से पूर्वानुमान लगाकर नियोजन करना सरल हो जाता है। इसे हम अनुमान लगा लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारी सेल 60 लाख रुपीज़ की हो जानी है, तो उसके हिसाब से फिर हम प्लानिंग कर पाते हैं कि 60 लाख रुपीज़ की सेल होगी तो इतना कैश हमारे को चाहिए होगा, इतना प्रोडक्शन हमारे को करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रवृत्ति विश्लेषण का महत्व या फिर इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेंड एनालिसिस। पहला दिया गया, विभिन्न मदों के मूल्य में परिवर्तनों की प्रवृत्ति का पता लगाना, हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द ट्रेंड बाय चेकिंग चेंजेस इन द रेट्स ऑफ द वेरियस आइटम्स। अलग अलग आइटम्स के मूल्यों में क्या चेंज हुआ है, उनकी वैल्यूज़ में क्या चेंज हुआ है, उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है वो पता लगता है। सेकंड है वित्तीय विश्लेषण में महत्वपूर्ण इसका योगदान है। फाइनेंशियल एनालिसिस जब हम करते हैं, फाइनल अकाउंट का एनालिसिस करते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट है इसके द्वारा भविष्य का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर। फोर्थ पॉइंट है विभिन्न मदों के लिए भिन्न भिन्न प्रवृत्ति श्रृंखला ज्ञात की जा सकती है। सेपरेट ट्रेंड चेन्स में बी प्रिपेयर्ड फॉर द वेरियस आइटम। जैसे परचेज के लिए एक चेन हमने बना ली, एक लाइन हमने बना ली, सेल के लिए एक लाइन बना ली, स्टॉक के लिए एक लाइन बना ली, पेमेंट्स के लिए एक लाइन बना ली, तो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर हम शो कर सकते हैं एक ही ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें। फिफ्थ पॉइंट दिया गया, विभिन्न मदों की प्रवृत्ति का आपसी तुलनात्मक अध्ययन करके परस्पर निर्भरता प्रकट कर सकते हैं। बाय मेकिंग द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द ट्रेंड्स वी कैन स्टडी इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, ये एक ही आइटम दूसरी आइटम के ऊपर डिपेंड है कि नहीं, इसका भी हम लोग पता लगा पाते हैं। जैसे कि मान लो कि हम बात करें, सेल अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट और सेल दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। खर्चे अगर हमारे कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे को दिया गया, ये विशेषज्ञ मतलब एनालाइज करने वाले व्यक्ति, प्रबंधक हमारे मैनेजर्स होते हैं, विनियोजक हमारे इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, नीति निर्धारक जो हमारी कंपनी में पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेनदार होते हैं क्रेडिटर्स जिन्होंने हमारे से पैसा लेना है, बैंक वगैरह होते हैं जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, हमको उधार देना है। ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं इन रेशोज़ के द्वारा। सेकंड पॉइंट है फर्म की गत वर्षों से की गई उन्नति का पता लगना, टू नो अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले वर्षों में हमारी कंपनी ने क्या इंप्रूवमेंट किया, ट्रेंड एनालिसिस से हमारे को पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारे को दिया गया, आगामी वर्षों के लिए प्रभावशाली योजनाएं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट ईयर आने वाले ईयर्स में हम लोग प्लान कर पाते हैं कि भाई इतनी सेल होने की संभावना है, तो उसके हिसाब से हमारी प्रोडक्शन भी इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे को दिया गया कि प्रवृत्ति विश्लेषण की विधियाँ क्या हैं, मेथड्स ऑफ द ट्रेंड एनालिसिस, कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाते हैं। पहला है प्रवृत्ति बिंदु रेखीय प्रदर्शन विधि, ट्रेंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन मेथड। ग्राफ हम बनाते हैं, जैसे अभी हमने ट्रेंड में ग्राफ बनाकर दिखाया था, उसी तरीके से ग्राफिक मेथड हो गया। उसके बाद है प्रवृत्ति प्रतिशत विधि, ट्रेंड परसेंटेज मेथड, इसका एक एग्जांपल लेके हम डिस्कस करेंगे। और प्रवृत्ति अनुपात विधि, ट्रेंड रेशो मेथड।